तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए समझते हैं मूल अधिकार के बारे में। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। मूल जो अधिकार है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि मूल अधिकार भारत में कहां से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब मूल अधिकार है क्या, तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को हम लोग क्या बोलते हैं, नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार का मतलब होता है वे अधिकार जो हमको जन्म पर, यानी जैसे जन्म लिए वैसे ही हमको जो अधिकार मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नैसर्गिक अधिकार, जो कि हमें जन्म से ही मिलता है, तो उसी को हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। और हर देश, जो देश लोकतांत्रिक होता है वही देश अपने देश के अंदर इस व्यवस्था को देता है, अन्यथा नहीं देता है। आपको एक बात और ध्यान देना है, जो भी लोकतांत्रिक देश नहीं, जैसे अगर बात करें चीन की बात करें, तो वहां पर आपको मौलिक अधिकार या मूल अधिकार देखने को नहीं मिलेगा। मूल अधिकार लिया कहां से गया है, अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार को क्या बोलते हैं, नैसर्गिक अधिकार। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जन्म के आधार पर क्या होता है, हमको मिल जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 12 से 35, यानी हम बात करेंगे तो ये हमारा जो मूल अधिकार है किस भाग में आता है, भाग 3 में आता है। आपको ये भी ध्यान देना है कि टोटल भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, और भाग 1 और भाग 2 मैंने पढ़ा दिया है, और भाग 3 पढ़ा रहा हूं, इसमें है मूल अधिकार। और इसमें भाग 3 में हमें पढ़ना है अनुच्छेद, यानी आर्टिकल 12 से 35। अभी समझते हैं आर्टिकल 12 से 35 है क्या। आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकार के बारे में डिटेल से बताया गया। चलिए समझते हैं हर एक आर्टिकल को, जानते हैं कि भारतीय संविधान में आखिर मूल अधिकार में दिया क्या गया है। तो आर्टिकल हमारा क्या आता है, सबसे पहले आर्टिकल आता है हमारा 12 आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया है, यानी मौलिक अधिकार का परिभाषा दिया गया है। परिभाषा क्या है, यह बताया गया है कि कोई भी देश है जो लोकतांत्रिक देश होता है, वहां पे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो वहां के नागरिक होते हैं, उन्हें विशेष प्रकार के आधारों से, अधिकारों से उन्हें दिया गया है। जिन अधिकारों को दिया गया है उसके बारे में आर्टिकल 12 में बताया गया है। लेकिन अब हमें क्या क्या अधिकार दिया गया है, कौन कौन सा अधिकार दिया गया है, ये अलग अलग आर्टिकल में पढ़ना है। केवल यहाँ पर अधिकार को दिया गया है, क्या दिया गया है उसे अगले आर्टिकल में पढ़ना है। तो ध्यान देना है, इसमें केवल परिभाषा के बारे में ज्ञान दिया गया। परिभाषा किसका, मूल अधिकार का, कि मूल अधिकार है क्या। तो मूल अधिकार हमारा नैसर्गिक अधिकार है, जो जन्म के आधार पर क्या होता है, मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 13 के बाद। आर्टिकल 13, ध्यान देना है, आर्टिकल 13 को अल्पीकरण कहते हैं। अब अल्पीकरण होता क्या समझते हैं पहले। अल्पीकरण होता क्या है, तो रोक लगाना होता है। अल्पीकरण में क्या होता है, रोक लगाना। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें भी फ्रीडम ऑफ राइट्स है, हमें भी घूमने की आजादी है, और किसी और को भी घूमने की आजादी है। हमारे भारतीय संविधान में अनेक प्रकार की आजादी का वर्णन किया गया है, जैसे बोलने की आजादी। लेकिन बोलना एक लिमिट तक होता है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, हम कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं। बोलना का भी एक दायरा होना चाहिए। तो वहां पर अगर कुछ ऐसा वर्ड यूज कर दिया जाता है तो वहां पर आपकी बातों को रोका जा सकता है। इसको ही अल्पीकरण कहते हैं। यानी एक तरफ से हमें संविधान में अधिकार तो दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर रोक भी लगाया गया है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि हमें घूमने की आजादी है, लेकिन किसी रोड को बंद कर दिया गया, सरकार के द्वारा किसी कारणवश अगर रोड बंद किया गया है तो हम वहां रोड पे नहीं घूम सकते, उसी कहा गया अल्पीकरण। यानी अधिकार तो है, लेकिन जहां रोक लगाया गया वहां में रुकना भी है, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्पीकरण। आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में परिभाषा है, और परिभाषा की बात करें तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार से क्या बोलते हैं, नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जन्म से मिलते ही क्या होता है, हमें अधिकार मिल जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे आता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18, जिसे हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं। यहाँ समता भी बोल सकते हैं,
अब यहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 में समता या समानता, समानता या समता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में बताया गया है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में समता और समानता के अधिकारों के बारे में बताया गया है। चलिए समझते हैं आर्टिकल 14 क्या है और उसके बाद जानेंगे अलग अलग आर्टिकल्स में है क्या। चलिए अब समझते हैं हम समता समानता के अधिकार को। आता कहां से? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। आर्टिकल 14 में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति जो है विधि के सामने समान रहेंगे। विधि मतलब समझते हैं कानून, यानी अगर हम बात करें विधि की अगर बात करें या कानून की अगर बात करें तो कानून के सामने सब क्या है? सब बराबर होंगे, यानी सब क्या होंगे? बराबर, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी कानून के सामने सब बराबर होंगे। ये हमारे आर्टिकल आपके आर्टिकल 14 में कहा गया है। ये भी आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि अर्थात कानून के सामने सब क्या होंगे? बराबर होंगे। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल, अगर बात करते हैं आर्टिकल आपके 15 में, आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें जाति, धर्म और अगर हम बात करें लिंग, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? इसके आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर हम भेदभाव करते हैं तो उस पर हमारा आर्टिकल 15 का उल्लंघन माना जाएगा और ये कहीं ना कहीं क्या है? अपराध है। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से 18 के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि अर्थात कानून के सामने सब क्या है? बराबर है। और आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी अगर भेदभाव करते हैं तो हम पर कानून कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 को लेकर। आर्टिकल 16 में अगर हम बात करें तो यहां पे आरक्षण का जिक्र है, लेकिन आरक्षण की अगर बात करें तो ये केवल और केवल क्या है? नौकरी के लिए बात किया गया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में नौकरी में आरक्षण नौकरी में दिया जाएगा किसी विशेष जाति के, धर्म के, जाति के लोगों को, जो जाति में छोटे हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो नीचे आ चुके हैं, उन्हें ऊपर लाने के लिए सरकार क्या काम करेगा? आर्टिकल 16 के तहत क्या काम करेगा? नौकरी में आरक्षण देगा, जो आर्टिकल 16 के हिसाब से वर्णन किया गया हमारे भारतीय संविधान में। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 को। आर्टिकल 17 को हम लोग बोलते हैं छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, इसी को हम लोग अस्पृश्यता का अंत भी बोलते हैं। तो ध्यान देना है कि आर्टिकल 17 जो होता है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत हमारे आर्टिकल 17 में कहा गया है। और जो अगर हम बात करें आर्टिकल 18 का, तो आर्टिकल जो 18 आता है उसे हम लोग बोलते हैं उपाधियों का अंत। अब उपाधि होता क्या है उसे समझते हैं। आर्टिकल 18 क्या होता है उसको समझते हैं पहले, ठीक है। आर्टिकल 18, अब इसमें उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब यहाँ पे है कि हम किसी भी देश के द्वारा कोई उपाधि दिया जाता है तो उसे हम लोग नहीं रख सकते। जैसे देखिएगा पहले के दौर में क्या होता था, कोई अपने नाम के साथ चक्रवर्ती, सम्राट, राजा इस तरह की उपाधि को लगाते थे, लेकिन वो हमारे देश में क्या है? गैर कानूनी है। लेकिन हाँ, शिक्षा के आधार पर अगर हम बात करें कोई चीज हमको मिल रहा है, शिक्षा के आधार पर हमको कोई अगर चीज मिल रहा है तो उसको हम लोग ले सकते हैं। जैसे या आप मान लीजिए डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं तो वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं अपने नाम के साथ इंजीनियर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से। साथ ही साथ आप कभी वर्ल्ड मिस यूनिवर्स या कुछ ऐसे करते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन कोई देश अगर आपको कोई अलग उपाधि देता है, यानी कोई
खानखा या कोई भी चीज की उपाधि अगर आपको देता है तो वो गलत है, और भारतीय संविधान में इसको मना किया गया है कि हम किसी भी तरीके से बाहरी देश द्वारा दिए गए किसी भी उपाधि को नहीं रख सकते हैं। हाँ, एजुकेशन के दम पर कोई अधिकार या कोई नाम के साथ टाइटल लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आपके भाग भाग 3 के, हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार को। ये आता है अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, तो बात करते हैं अनुच्छेद 19 में है क्या। तो आर्टिकल अगर हम बात करें 19 की बात करें, आर्टिकल अगर 19 की बात करें तो इसमें हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करें तो इसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अधिकार दिया गया है, आपको ध्यान देना है। अब इसमें बात करें पहला है, तो पहला हमारा है क्या है, तो बोलने की आजादी। पहला है बोलने की स्वतंत्रता बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हमें घूमने की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है हमें, तो सभा करने की आजादी, सभा करने की आजादी या स्वतंत्रता। लेकिन याद रखना है, सभा करना है लेकिन हथियार का उपयोग नहीं करना है, यानी हथियार का उपयोग आपको नहीं करना है। यहाँ ध्यान देना कि हथियारों के बिना हम सभा कर सकते हैं। ठीक है, चौथा इसमें बताया गया क्या चीज, चौथा है आपका व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। और अगर हम पांचवा बात करें, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। और हमारा क्या है, छठा जो है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आपको देखना है, पहला है हमें बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है घूमने की स्वतंत्रता, तीसरा है सभा करने की स्वतंत्रता, और चौथा अगर हम बात करें तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, और जो छठा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन ये ध्यान देना है कि जब हमारा संविधान बना था आपको 26 नवंबर 1949, और जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो ध्यान देना है उस समय 7 प्रकार की स्वतंत्रता था, 7 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया था। लेकिन अभी तो केवल 6 है। एक कहा गया, तो एक था संपत्ति का अधिकार। इसे भारतीय संविधान से हटाकर इसे कहाँ रखा गया है, 300 के क, यानी कह सकते हैं इसे रखा गया आपका कानूनी अधिकार। यह जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार है वो आर्टिकल 300 के क में रखा गया है, जिसे कानूनी अधिकार कहा गया है। और इसे हटाया कैसे गया था, 44वां संविधान संशोधन, तो 1978, यानी 44वां संविधान संशोधन। आपको ध्यान देना है कि 1978 द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटाकर कानूनी अधिकार में जोड़ा गया था, आर्टिकल 300 के क में। कब जोड़ा गया था, 1978 में। चलिए आगे समझते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20, अब आर्टिकल 20 में हमको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 3 प्रकार की आपको क्या दी गई, स्वतंत्रता दी गई है। आपको ध्यान देना है, पहला है आपका स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो ये अपराधियों को दिया गया है।
एक गलती की एक सजा, एक गलती, अगर हम बात करें एक गलती की एक सजा। दूसरा बताया गया सजा उस समय के कानून के हिसाब से, सजा उस समय के कानून के हिसाब से। और अगर हम बात करें सजा के बाद संरक्षण, सजा के बाद संरक्षण दिया जाएगा। आपको ये ध्यान देना है, ये केवल और केवल अपराधियों को देता है। अगर कोई अपराध करते हैं तो अपराध करने के बाद जब जेल में जाएंगे तो वहां पे ध्यान दिया जाता है एक गलती की एक सजा। ये नहीं कि गलती एक कर दी, दो गलती की सजा मिल गई, तो ऐसा नहीं होता। एक गलती की है तो एक गलती की एक सजा। दूसरा अगर बात करें तो सजा उस समय के कानून के हिसाब से। अगर उस समय कानून के हिसाब से कहा गया है कि एक गलती जो किया गया है, जो हमारे साथ गलती किया गया है, इसके लिए 5 साल का जेल होगा। ये नहीं कि अब बाद में उसको सुधार के उम्र कैद कर दिया या फांसी की सजा किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर उस समय 5 साल है तो 5 साल ही रहेगा, ना तो घटने वाला ना बढ़ने वाला है। यानी उस समय जो कानून में वर्णन रहेगा उसी हिसाब से होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 के भाग। आर्टिकल 20 में किससे पे आते हैं? इसमें कहा गया सजा के बाद संरक्षण दिया जाएगा। संरक्षण का मतलब आप आराम से रहिए, आपको जेल में भी आपको सुविधा मिलेगा, साथ ही साथ आपको कुछ अधिकार दिए जाएंगे। आप जेल में संरक्षण रहेगा, ये नहीं कि जेल में चले गए आपको मार दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे सजा दिया गया है उस हिसाब से दिया जाएगा, उसके लिए भी आप वहां पे भी क्या स्वतंत्र रहेंगे। चलिए आगे समझते हैं आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 21 को हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं प्राण दैहिक स्वतंत्रता। प्राण दैहिक स्वतंत्रता। प्राण दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है? तो प्राण जो मेन है आपका प्राण, और दैहिक स्वतंत्रता इसमें है आप प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अगर हम जैसे कोई व्यक्ति मरना चाहते हैं तो मर नहीं सकते। भारत के हिसाब से आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। यानी अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करते हैं तो सुसाइड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहां पे आर्टिकल 21 उल्लंघन कहा जाता है। तो आपके जीवन की रक्षा के लिए आता है आर्टिकल 21। इसी के तहत हेलमेट लगाना, जैसे देखिएगा जो गाड़ी पे हेलमेट नहीं लगाते हैं तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि अगर आर्टिकल 21 का उल्लंघन करेंगे, अगर हेलमेट नहीं पहनते और दुर्घटना का शिकार होते हैं और मर जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसका उल्लंघन है? आर्टिकल 21 का। इसलिए सरकार चाहती है कि आप हेलमेट पहन के रहिए, आप अपने क्या कहते हैं जीवन की रक्षा कीजिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जो गाड़ी होते हैं जिससे धुआं ज्यादा निकलता है, उस पर भी क्या होता है, उस पर भी रोक लगता है। क्योंकि धुआं निकलने से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो वो भी आर्टिकल 21 के हिसाब से क्या होता है, चालान कटता है। तो उन गाड़ियों को हटा दिया जाता है। साथ ही साथ आज एक नया चीजों को इसमें जोड़ दिया गया है। अगर हम बात करें इसी में एक जोड़ा गया 21 क्या क, इसमें प्राइवेसी के बारे में बताया गया। प्राइवेसी यानी आपके कुछ अधिकार। अगर अधिकार की बात करें, फोटो हो गया या आपके वीडियोज हो गए। तो अगर हम बात करें आपका पर्सनल अगर वीडियो है, ठीक है, फोटो है, तो वीडियो फोटो कोई भी आपका कोई भी लोग यूज नहीं कर सकते, ये आपका पर्सनल मैटर है। अगर कोई व्यक्ति आपके वीडियो और फोटो को यूज कर कोई आपके साथ भेदभाव का या क्या करते हैं, दुरुपयोग कर रहा है, तो वहां पे हम कह दें कि आर्टिकल 21 के का क्या है, उल्लंघन माना गया है। यानी कोई भी हमारे पर्सनल फोटो या वीडियो को उपयोग नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 21 के का क्या है, उल्लंघन है। चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22, इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। इसमें भी केवल 3 दिया गया, 3 को। पहला दिया गया इसमें क्या चीज, तो ये पहला है कि अगर कोई अपराधी है, तो अपराधी है तब अगर कोई अपराधी है तो सबसे पहले क्या होगा, जो पुलिस होंगे वो उनके घर अगर जाते हैं तो उनको क्या दिखाना होगा, वारंट दिखाना। वारंट अगर दिखाएंगे तभी उसको पकड़ेंगे, बिना वारंट किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये ध्यान देना है। आर्टिकल 22 के जो 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, पहला है वारंट, आपको वारंट दिखाना होगा, जब दिखाएंगे तभी उसको आप जेल में ले जा सकते हैं, वरना ले जाने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरा है 24 घंटा, ये है 24 घंटा, ये भी आपको ध्यान देखना है। 24 घंटा क्या होता है?
24 घंटा के भीतर आपको जेल में ले गए, लेकिन 24 घंटा के भीतर आपको ले जाना है कहाँ पे? न्यायालय के अंदर। यानी आपको यहाँ से अगर बात करें तो न्यायालय में ले जाना है, और न्यायालय में जाकर जज के सामने, कहाँ पे? अगर हम बात करें जज के सामने क्या करना है? जज के सामने वहां पर जाकर उनको देना है, और वहां पे उनको वारंट को दिखाना है कि मैंने इन अपराध में इनको सजा मिला है, और जाकर वहां पर क्या कार्रवाई होगा। किसी घर जब जाएंगे तो पहले वारंट दिखाएंगे, और वारंट दिखाने के बाद ले जाएंगे जेल, और 24 घंटा के बाद हम क्या करेंगे? न्यायालय में क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय की अगर बात करें, न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे किसके सामने? जज के सामने, और जज उस पर कार्रवाई करेंगे, छोड़ना होगा छोड़ेंगे, नहीं तो जेल में डालने का ऑर्डर देंगे तो जेल में भेज देंगे। और तीसरा आता है आपका, यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें तीसरा की अगर हम बात करें, ये दूसरा था, इसमें तीसरा की अगर बात करें तो आप अपने हिसाब से क्या रख सकते हैं? वकील को ढूंढ सकते हैं। यानी आप पैसे रखकर, पैसे का उपयोग करके क्या काम कर सकते हैं? वकील को हायर कर सकते हैं, और वकील जो होगा वो क्या काम करेगा? आप मनपसंद वकील रखकर आप सुनवाई करा सकते हैं। यानी आप अगर वकील को रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो वकील होंगे वो आपको क्या करेंगे? आपको छुड़ा देंगे। अगर आपको अपराध नहीं है, गलती से फंसाए गए हैं, तो आप छुड़ाए भी जा सकते हैं। तो ये इसमें 3 में आता है। चलिए आप बात करते हैं आर्टिकल 23 को लेकर। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कहा गया शोषण, शोषण के विरुद्ध। अगर बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा गया आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 के बीच। समझते हैं आर्टिकल 23 है क्या। तो यहां पर आर्टिकल अगर हम बात करें आर्टिकल 23, तो इसे बताया गया बलात्श्रम। अब यहाँ पे बलात्श्रम होता क्या है समझिएगा। बलात्श्रम जो होता है ये कहा गया है, बलात्श्रम की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति के साथ हम क्या काम, जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते। नहीं होता है, पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, तो हम लोग क्या करते हैं कि बंधुआ मजदूर को पकड़ लेंगे और काम करना शुरू कर देंगे। जैसे समझिएगा, कोई व्यक्ति अगर हमसे लोन लेता है, लोन लेने के बाद क्या होता है कि लोन तो ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भर नहीं पाता है। तो भरता नहीं तो हम लोग क्या काम को उठाते हैं, कहते चलो मेरे घर काम करो, अब तुम परमानेंट खेत में काम करवाइए, घर में काम कराइए। इसी को हम लोग बोलते हैं बलात्श्रम, जो नहीं करवा सकते, गलत है। अगर नहीं लिया है, अगर पैसा नहीं दे रहा है तो वहां कानूनी कार्रवाई कीजिए, सरकार का प्रयोग कीजिए वहां पर, तब आपको पैसा देगा। लेकिन आप जबरदस्ती उससे काम नहीं करा सकते। पहले क्या होता था कि जो किसान हुआ करते थे, कभी कभी क्या होता है कि उनसे जमींदारों से जाकर पैसा मांगते थे, जमींदार उनको पैसा दे दिए, खेती करने गए, खेती की है, लेकिन तब तक क्या आ गया कि पूरा बाढ़ आ गया, तो खेत में पानी में डूब गया। और जैसे खेत पानी में डूबेगा तो स्वाभाविक तौर पे जैसे खेत पानी में डूब गया तो वहां पे खेत तो बर्बाद हो गया, जितना धान लगल था सब फसल जड़ गया, खराब हो गया। जब फसल खराब हो गया तो पैसा जमींदार को देंगे कहां से? जब नहीं देंगे तो जमींदार क्या काम करेगा? आएगा, कहेगा चलो मेरे घर काम करो। तो वो जो कार्य कराया जा रहा है, जबरदस्ती काम कराकर पैसा नहीं दे रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? बलात्श्रम। इसी का क्या किया? इसको रोका गया। कहा गया भैया आर्टिकल 23 के हिसाब से आप बलात्श्रम नहीं करा सकते, ये भी आपको दिया गया है। और आर्टिकल अगर बात करें आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 24 में कहा गया 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आयु के जो एज है, जो 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है, लड़का हो या लड़की, किसी को भी कंपनी में काम नहीं दे सकते हैं। अगर कंपनी में काम देते हैं तो ये भी आर्टिकल 24 का क्या है? उल्लंघन माना गया है, जो भारतीय संविधान के आधार पर ये गलत माना गया है। इसी के तहत अगर हम बात करें तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में रोक लगाया गया है। और कौन से कारखानों की अगर बात करें तो जितना खतरनाक कारखाने होते हैं, कोई बम बारूद के कारखाने होते हैं, पटाखा के कारखाने होते हैं, एक प्रकार से कार्यों में रोका गया है, कार्य नहीं कर सकते। हाँ, 14 वर्ष के बाद अगर 15-16 के होते तो कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। अब आर्टिकल 25 है क्या समझते हैं। आर्टिकल 25 आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बताइए। अंतःकरण अगर हम बात करेंगे तो अंतःकरण,
अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया। अब ये अंतःकरण की स्वतंत्रता होता क्या समझते हैं। अंतःकरण का मतलब होता है कि इसी में जो हिंदू है वो माथे पे तिलक लगा सकते हैं, हाथ में कलई बांध सकते हैं। उसी प्रकार जो मुस्लिम है वो नमाजी टोपी पहन सकते हैं, दाढ़ी बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से जो सिख है वो क्या कर सकते हैं, कृपाल धारण कर सकते हैं, सिर पर पगड़ी पहन सकते हैं। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा, यानी वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए क्या है, स्वतंत्र है पूरी तरीके से। आगे बात करते हैं आर्टिकल, अगर हम बात करें आर्टिकल 26 की, अगर बात करें आर्टिकल 26, तो आर्टिकल 26 में अगर हम बात करें तो सड़क पर धार्मिक काम क्या बोलते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं सामूहिक रूप से। जैसे अगर हम बात करें दुर्गा पूजा के समय देखिएगा सड़क पर क्या लगता है, दुर्गा पंडाल लगता होगा, तो वो लगा सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि किसी के दूसरे का अधिकार हनन मत हो, यानी मेरा काम है जाना, फ्रीडम ऑफ राइट्स, घूमने का अधिकार, सड़क पर घूमने का अधिकार है। लेकिन आप पंडाल लगाएंगे तो रोक नहीं सकते, साइड में जगह लगा के कर सकते, ताकि व्यक्ति जा भी सके और दुर्गा पूजा मन भी सके। दूसरा बात है, कभी देखिएगा विशेष परिस्थितियों में सड़क पर नमाज भी पढ़ सकते हैं। जैसे ईद का समय होता है तो ईदगाह में नमाज पढ़ जाती है। आप किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी जाकर आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, केवल ईदगाह में ही पढ़ते। तो कभी कभी क्या होता है, जनसंख्या ज्यादा आता है तो ईदगाह भी क्या होता है, भर जाता है, तो कभी कभी उसके बाहर सड़कों पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है आर्टिकल 26 के आधार पर। आगे बात करते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27, अगर हम बात करें आर्टिकल 27 की, अगर बात करें तो इस पे टैक्स के बारे में बताया गया है। टैक्स यानी कर के बारे में बताया गया। सर यानी कह सकते कि जो धार्मिक अनुष्ठान, जो धार्मिक क्या है, जो धार्मिक जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है या गुरुद्वारा है, उस पर क्या नहीं लगेगा, वहां पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान के चलते आप कुछ पैसा जाकर डाल दिए, मंदिर के दान पेटी में डालते हैं या किसी भी दान पेटी में जाकर डालते हैं, तो वो सारा पैसा वहीं पर रहेगा। और वहां से अगर वो पैसा जाकर कहाँ रखते हैं, जाकर जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक 1 रुपया भी टैक्स काटने वाला नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक अधिकार दिया गया है, वो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और उस पर टैक्स लगने वाला नहीं है। लेकिन आप अगर जाकर पैसा जमा करेंगे, ज्यादा पैसा तो वहां टैक्स लगेगा, लेकिन धार्मिक में लगने वाला नहीं है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है, तो 25 से 28। तो हमने 25 देखा, अंतःकरण की स्वतंत्रता को देख लिया, आर्टिकल 26 देख लिया, सड़क धर्म यानी सड़क धर्म की बात अगर करें तो यही बताया गया है कि सड़क पर हम नमाज पढ़ सकते हैं, दुर्गा पूजा पंडाल लगा सकते हैं या कभी कोई अनुष्ठान कर सकते हैं, कभी मान लीजिए विशेष परिस्थिति में। और अगर बात करें आर्टिकल 27, तो नो टैक्स यानी धार्मिक अनुष्ठानों यानी धार्मिक संगठनों में धर्म के द्वारा चलाए गए किसी भी संस्था पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। और आर्टिकल आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 28। ये आर्टिकल 28 बहुत ही हेवी है, ये क्वेश्चन में पूछ दिया, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ये होता है कि सरकारी पैसे से चल रहा है किसी भी संस्था में आप धार्मिक ज्ञान नहीं दे सकते। अगर वे बात करें विद्यालय की, अगर बात करें, अगर स्कूल की बात करें, अगर कॉलेज की बात करें, अगर स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो कोई भी यहाँ पर धार्मिक ज्ञान नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर आप उर्दू पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में हो या कॉलेज में उर्दू पढ़ा सकते हैं, संस्कृत पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज है, धर्म नहीं है। तो सरकार के पैसे से चल रहा है किसी संस्था में हम धार्मिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं। ये आपका आता है आर्टिकल 28। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आप समझते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 आर्टिकल बात करते हैं। ये ध्यान देना कि ये सब का जो अधिकार है ये किसके लिए है, ये आपका है अल्पसंख्यक, ये है अल्पसंख्यक के लिए। तो इसमें पहले बात करेंगे आर्टिकल 29 की बात करते हैं। आर्टिकल 29 ये आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि भाषा, जाति, लिंग, धर्म आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कोई अल्पसंख्यक है, आप उसके जाति या भाषा या स्थान, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि सांस्कृतिक और शिक्षा में क्या होता है कि हम केवल पंडितों को पढ़ाएंगे, छोटे जात के लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। तो कभी कभी ये जो बातें जो होती है गलत बातें हैं।
आप किसी भी व्यक्ति की जाति और भाषा, ये तो स्थान, इसके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 29 का उल्लंघन है। सीधा आप अगर भाषा के आधार पर उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जाति के साथ उसके भेदभाव कर रहे हैं, या स्थान के साथ अगर भेदभाव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये गलत है। और जब गलत है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का उल्लंघन माना गया है, जो आर्टिकल 29 का उल्लंघन है। लेकिन गौर कीजिएगा, कभी कभी इसमें क्या होता है, धर्म के आधार में भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन देखिएगा धर्म के आधार पर हम लोग को भेदभाव करना पड़ता है। जैसे गौर कीजिएगा जैन धर्म के लोग, अब जैन धर्म में अगर बात करेंगे तो उसमें दो धर्म आते हैं। जैन धर्म दो वर्गों में आता है, एक आता है श्वेतांबर, एक आता है दिगंबर। अगर आप मान लीजिए विद्यालय पढ़ाते हैं और जैन धर्म के लोग अगर पढ़ने के लिए आए, श्वेतांबर के लोग आगे तो पढ़ा का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिगंबर लोग नग्न वस्त्र होते हैं, वो वस्त्र पहनते नहीं है। तो क्या आप अपने संस्था में ऐसे क्या जो नग्न वस्त्र के जब लोग आएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? तो वहां पर आपको दिक्कत हो गया। पहले तो आर्टिकल 29 कहता है कि जाति भाषा स्थान धर्म के द्वारा भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जहीं जैन धर्म के लोग आ गए और उसमें भी दिगंबर लोग आ गए तो कहीं ना कहीं गड़बड़। तो ये क्या होता है कि वो वस्त्र नहीं पहनते। अब वो वस्त्र नहीं पहनेंगे तो कहीं ना कहीं अगर क्लास में अगर पढ़ाए तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जा सकता है ना। तो आप कहेंगे भैया पढ़ने मत आइएगा, कुछ इस तरीके की बातें कह सकते हैं, तो वो भी गलत नहीं, वो भी सही है। इसीलिए कहा गया है कि देखिए आप जाति भाषा स्थान और धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन आर्टिकल यहीं पर आता है आर्टिकल 30, और आर्टिकल 30 सीधा कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 30 कहता है आपका कि जो धार्मिक व्यक्ति हैं अगर वो संकोच कर रहे हैं, बहुसंख्यक में पढ़ने से समस्या हो रही है, यानी वो जाति के वो धर्म के जो लोग हैं वो ऐसे जगह आकर पढ़ रहे हैं जहां उनके धर्म के लोग नहीं रहते, तो आप वो कहीं और जाकर अपनी संस्था खोल सकते हैं, वो अपना संस्था खोल सकते हैं। और संस्था खोलने के लिए कौन देगा पैसा? तो भारत सरकार। लेकिन यही ध्यान देना है कि भारत सरकार के हिसाब से शिक्षा होगा, लेकिन वहां पर आप धार्मिक ज्ञान नहीं दे सकते। हाँ, धार्मिक ज्ञान देना है तो खुद से खोलना होगा, सरकार उसके लिए पैसा नहीं देगा। जैसे देखिएगा बहुत प्रकार के जो मदरसे होते हैं, जो गुरुकुल या मठ होते हैं, तो यही आप मदरसा में आपको उर्दू पढ़ेंगे, सरकारी पैसे चलाए गए मदरसा में ओनली फॉर उर्दू की पढ़ाई होती है, वहां पर आप किसी भी धर्म की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्राइवेट मदरसे खुलते हैं। उसी प्रकार से अगर बात करें वेद और मठों की बात करें तो वो भी क्या होते हैं कि निजी रूप में होते हैं। अगर जो निजी वाले मठ या होते हैं वहीं पे धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं। ऐसी तरह से अगर सरकार द्वारा चलाए गए किसी भी मठ, किसी भी जो गुरुकुल होते हैं उसमें आप शिक्षाएं नहीं दे सकते। तो सरकारी पैसे चलाए गए किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ये उल्लंघन माना गया है। तो आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल 30 के हिसाब से आर्टिकल 30 कहता है कि अगर आप किसी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप क्या है, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र है क्या करने के लिए, आप खोलने के लिए अपना विद्यालय खोल सकते हैं। ठीक है, आप अपना विद्यालय खोल सकते हैं, अपने अलग अलग चीजों के लिए खोल सकते हैं, उसके लिए आप क्या है, स्वतंत्र है। अब बात करते हैं अलग से एक आर्टिकल 31 है। चलिए आर्टिकल 31 है पिताजी। गौर कीजिएगा इसमें क्या आता है, आर्टिकल 31 में पिताजी की संपत्ति के बारे में बताया गया, संपत्ति देने का अधिकार जो बताया गया इसमें बताया गया था आर्टिकल 31 में, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। ये भी ध्यान दीजिएगा आपके मौलिक अधिकार में मैंने कुछ देर पहले बताया आर्टिकल 19 में मैंने बताया है कि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, सबसे पहले 7 दी गई थी, लेकिन अभी 6 गो है। संपत्ति का अधिकार हटाया गया था उसमें से, उसी में से भी ये ध्यान यही बना है। इसमें भी 31 में पिताजी की जो संपत्ति है उस पर बेटे का अधिकार, बेटी का अधिकार, ये सब के बारे में बताया गया था, लेकिन इसको भी यहाँ से हटा दिया गया, हटाकर कहाँ रख दिया गया, इसे भी आर्टिकल 300 के क में, यानी वहां पे आर्टिकल 19 का जो सातवां था उसको भी हटा दिया गया है, और यहाँ पिताजी के जो संपत्ति का चीज था उसको भी क्या हटाकर कहाँ जोड़ा गया, आर्टिकल 300 के क में, आर्टिकल 300 के क में जोड़ा गया था। अब कब जोड़ा गया था, टाइम बताया 1978, ये आपको टाइम याद रखना है। और कितनावा संविधान संशोधन, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसको जोड़ा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग संवैधानिक उपचार के अधिकार को लेकर, और आता है आर्टिकल 32। चलिए आर्टिकल 32 है क्या, तो आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकार पे आ जाता है, कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार को रोकने का प्रयास करता है, तो आप सीधा कहाँ पहुंचेंगे, आप सीधा पहुंचेंगे कहाँ पे, सुप्रीम
कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, सीधा कहां पहुंचेंगे? सुप्रीम कोर्ट। ध्यान देना है। और इसे हम लोग बात करें तो आत्मा कहा गया, के आत्मा बोलता है। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसे संविधान के क्या बोला गया है? आत्मा बोला गया है। किसको बोला गया है? आपके आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहा गया है और इसे आत्मा भी कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। लेकिन आपको ध्यान देना है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को पूरे संविधान की आत्मा कहा गया है। पूरे संविधान की क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। कोई क्वेश्चन कहेगा भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना, लेकिन ध्यान किस आर्टिकल को आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 के बोला है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल आपका 33, इसके बाद आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। ध्यान देना है कि आर्टिकल जो 33 है इस पर कहा गया है कि मीडिया के कुछ वर्ग के लोग हैं, अगर कोई मीडिया के वर्ग है उनके अधिकार को सीमित किया गया है। मीडिया के वर्ग का अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जाकर वो वीडियोग्राफी कर सकते हैं, किसी विद्यालय में घुस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन एक नियम तक ही जा सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि कोई क्षेत्र है जो कानूनी रूप से क्या है? खतरनाक है या बॉर्डर लाइन इलाका है, आप वहां पर उनके अधिकारों को रोक दिया जाता है, आपको जाने के मनाही है तो नहीं जा सकते। तो वो किसके बारे में कहा गया है? आर्टिकल 32 के बारे में। अगला है हमारा आर्टिकल 34 और आर्टिकल 34 में कहा गया है इसमें सेना के कानून के बारे में बताया है। सेना के कानून यानी सेना के कानून को भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, ये आर्टिकल 34 करता है। हमने आर्टिकल 33 देखा क्या बताया? इसमें मीडिया पर रोक लगाया जा सकता है किसी भी क्षेत्र में, कोई भी अगर कानूनी रूप से देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 35 है। तो आर्टिकल 35 में कहा गया है कि भाग 3 में जितना भी कानून है उसे लागू करने के जो विधि विधान है सब इसमें लागू बताया गया है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर अभी हमने बात किया था आर्टिकल 32 में, तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट दिया जाता है। इसमें 5 गो रिट आता है, आपको ये भी ध्यान देना है, 5 प्रकार के रिट को दिया जाता है। रिट, वो पांचों रिट जो होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए समझते हैं पांचों रिट के बारे में। पहला हमारा आता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, समझिएगा। फिर साफ कर लेते हैं। आर्टिकल अभी हमने देखा कि आर्टिकल हमें 22 बताया। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 32। देखिए अभी तक हम लोग 35 देखे, लेकिन आर्टिकल 32 में मैंने कुछ बताना आपको छोड़ दिया था, उसको समझते हैं। आर्टिकल 32 में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट ये 5 प्रकार का क्या देता है? आपको रिट देता है, 5 प्रकार का रिट। अब ये रीट हमको ध्यान देना, एग्जाम पूछता है, अलग अलग रीट के बारे में पूछता है। पहला आता है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है कहता है कि जो व्यक्ति बंदी बना गया है, जो व्यक्ति जेल में है, अब उसके अधिकार का ध्यान रखे। आप उसको अधिकार को दबा नहीं सकते, बल्कि जो व्यक्ति जेल में भी है तो उसको भी कोई ना कोई जो बंदी बनाकर गए हैं उनके भी अधिकार की बात कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है अपने रिट में। दूसरा आपका परमादेश, परमादेश और परमादेश जैसे कोई व्यक्ति है, परमादेश अगर कोई व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है, मेरा काम मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है अपने रिट में क्या काम कहेगा कि भैया आप ठीक से काम नहीं कर रहे, आप ठीक से काम कीजिए, उसके लिए परमादेश लागू करता है। एक सबके लिए हो सकता है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है जो काम नहीं करते, जो सरकारी नौकरी में है और वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आएगा परमादेश, ताकि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, आप काम में काम छोड़िए मत, काम कीजिए अच्छा से। अगला आता है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अब ये अधिकार परीक्षा होता क्या है? अधिकार परीक्षा में
एक नियम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर आप पे मान के चलते हैं, आप अगर प्रशासनिक सेवा में है, तो आप प्रशासनिक सेवा में तो वहीं रहिए, आप किसी और सेवा में जाकर प्रवेश करके वहां पर अधिकार जमाने की प्रयास ना करें। जैसे मान के चलते हैं कोई शिक्षा मंत्री है, तो उनको विभाग बांटा गया कि आप शिक्षा के विभाग को देखिए, शिक्षा विभाग को देखिए, लेकिन आप जाते हैं स्वास्थ्य विभाग में काम करने, तो वहां गलत होगा। कोई स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग में जाएंगे। उसी प्रकार जो ऑफिसर है, जो अपॉइंटमेंट किए गए, जैसे कि अगर कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है, तो वो अपने एक विभाग में रहेंगे, किसी और विभाग में नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो उनके लिए क्या आएगा, अधिकार परीक्षा, कि आप अपने अधिकार से बाहर निकलकर कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अधिकार परीक्षा में आएगा। अब अगला है हमारा जो चौथा है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिषेध, प्रतिषेध। और पांचवा हमारा है उत्प्रेषण। ये दोनों जो लागू करता है, ये निचले न्यायालय के लिए आता है, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के निचले जो न्यायालय होते हैं, जैसे जिला न्यायालय या होता है हाई कोर्ट, उसके लिए पहला आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है कि कोई अगर कोई जिला न्यायालय है या हाई कोर्ट है, वो क्या काम करता है, कोई कोई बिल पास या कोई ऐसा नियम लाता है या कोई ऐसा आदेश लाता है जो संविधान के दायरे में नहीं है, जो गलत है, तो उसके लिए क्या होता है, प्रतिषेध लेके आता है। कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। और ये उत्प्रेषण क्या होता है, उत्प्रेषण जो होता है ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है, लेकिन जब जिला न्यायालय और हाई कोर्ट जब ये अपने कोई नियम या कोई ऐसा आदेश दे दिए और आदेश दे दिए जो कि आदेश गलत है और दे दिया गया है, तो उसे रोक लगाने के लिए क्या आता है, उत्प्रेषण। यानी उनके चीजों को, अगर कोई व्यक्ति है जिसको बरी कर दिया गया लेकिन वो अपराधी है और गलती से उसको बरी कर दिया गया, उस पर रोक लगाने का काम कौन है, सुप्रीम कोर्ट। कैसे, उत्प्रेषण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।